Assalamualaikum dear students, hope you will be fine. Today I am going to teach you geography for grade 7. Kindly open the books. Today we will start chapter number 3 and the topic of the chapter is introduction to atmosphere. Atmosphere के बारे में आप क्लास 6 में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं. हम दोबारा से वो जो हमारा प्रीवियस जो नॉलेज था उसको हम जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं. एटमॉस्फेयर क्या था? एटमॉस्फेयर हमारी अर्थ के गिर्द एक ब्लैंकेट, एक कवर की तरह होता है जिसमें डिफरेंट गैसेज होती हैं. ठीक है. एटमॉस्फेयर इज कम्पोज ऑफ 3 बेसिक एलिमेंट्स. एटमॉस्फेयर जो 3 बेसिक एलिमेंट्स से वो बना होता है. 3 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं इसमें. रेगुलर गैसेज, वेरिएबल गैसेज और पोल्यूटेंट्स. रेगुलर गैसेज में क्या आती हैं? 2 गैसेज आती हैं जिसमें नाइट्रोजन आती है और ऑक्सीजन आती है. इसके अलावा वेरिएबल गैसेज क्या होती हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा अदर गैसेज भी होती हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और ओजोन होती है. ये वेरिएबल गैसेज में आती हैं. और पोल्यूटेंट्स में क्या आती हैं? स्मोक आ जाती है और डस्ट पार्टिकल्स वगैरह आ जाते हैं इसमें. ठीक है. फर्स्ट हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. एटमॉस्फेयर इज कम्बिनेशन ऑफ मेनी गैसेज. दीज गैसेज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ एटमॉस्फेयर. अबाउट 99% ऑफ एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 गैसेज, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड द अमाउंट ऑफ अदर गैसेज इज ओनली 1%. एटमॉस्फेयर इज मेड ऑफ अबाउट 78% ऑफ नाइट्रोजन एंड 21% ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है. 99% एटमॉस्फेयर जो है वो किस चीज़ पे कंसिस्ट है? वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे. और अदर गैसेज जो है वो ओनली 1% है. ठीक है. इसके अलावा जो एटमॉस्फेयर जो बनी है वो किस चीज़ से बनी है? 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन. ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यूज में, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन की इंपॉर्टेंस क्या है? नाइट्रोजन जो है ये सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो नाइट्रोजन पे डिपेंड करती है. इसके अलावा ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. इसके अलावा इट ऑल्सो हेल्प कंट्रोलिंग फायर, बर्निंग प्रोसेस को भी ये कंट्रोल करती है. नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन. हम सबको पता है कि ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस क्या है. ह्यूमंस जो हैं उनकी सर्वाइवल के लिए, ह्यूमंस एनिमल के सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ऑक्सीजन कौन प्रोड्यूस करता है? ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं और ह्यूमन और एनिमल्स जो है उसको इनहेल करते हैं. और इन रिटर्न ह्यूमंस और एनिमल्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं जो प्लांट्स यूज़ करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट ये आप लोग पढ़ चुके हैं, काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इसकी डिटेल में नहीं जाते. नेक्स्ट चलते हैं वेरिएबल गैसेज. वेरिएबल गैसेज में आपको बता चुकी हूँ कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं ये रेगुलर गैसेज हैं और इनके अलावा जो अदर गैसेज हैं जो एटमॉस्फेयर में हैं उनको वेरिएबल गैसेज कहा जाता है. नो वन कैन डिनाई द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएबल गैसेज इन एटमॉस्फेयर. वेरिएबल गैसेज इंक्लूड द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ओजोन. Carbon dioxide is heavier than other gases. The quantity of carbon dioxide has increased about 25% in the last 200 years. The burning of energy sources like coal, oil, natural gas, etc. produce smoke which increase the quantity of carbon dioxide in atmosphere. Similarly, the atmospheric temperature is also rising, which is harmful for the survival of life. It affects global climate. The other variable gases is ozone. In atmosphere, ozone is found about 17 to 50 kilometers above the Earth's surface. एटमॉस्फेयर में रेगुलर गैसेस के अलावा जो वेरिएबल गैसेस हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है. जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो अदर गैसेस से हैवियर होती है. एक लिमिटेड अमाउंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लाइफ के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन अगर वो उससे उस खास लिमिट से अगर एक्सीड कर जाए तो वो फिर हार्मफुल होती है. ठीक है. एक सर्वे हुआ है जिसमें क्या सर्वे की उसकी रिपोर्ट क्या है कि 200 ईयर्स के दौरान जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो इंक्रीज़ हुआ वो तकरीबन 25% इंक्रीज़ हुआ. और ये इंक्रीज़ कैसे होता है? जैसे एनर्जी रिसोर्सेज उनकी बर्निंग से, कोल, ऑयल और नेचुरल गैसेस की बर्निंग से जो स्मोक जो प्रोड्यूस होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, टेम्परेचर को भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है. इसके अलावा ये कार्बन डाइऑक्साइड जब इंक्रीज़ हो जाता है तो ये ग्लोबल क्लाइमेट को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है. इससे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है. इसके अलावा अदर गैसेज में ओजोन आ जाती है. ओजोन 17 to 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सर्फेस से 17 to 50 किलोमीटर अबव से ये जो ओजोन है वो शुरू हो जाती है. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक खास लिमिट में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लाइफ के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर लाइफ. दिस गैस इंटरेक्ट विद अदर गैसेज एंड मेक्स कार्बोहाइड्रेट. दिस कार्बोहाइड्रेट आर नेसेसरी फॉर लाइफ of plants and animals. Carbon dioxide absorb heat and moderate the temperature.
कार्बन डाइऑक्साइड लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अदर गैसेस के साथ इंटरेक्ट करती है, उनके साथ मिलती है और जो फिर कार्बोहाइड्रेट बनाती है, और जो कार्बोहाइड्रेट जो बनते हैं वो प्लांट्स की लाइफ के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, टेम्परेचर को मॉडरेट करते हैं। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन। ठीक है, ओजोन की क्या इंपॉर्टेंस है, ओजोन का फंक्शन क्या होता है। क्लास 6 में आप लोग इस चीज़ को पढ़ चुके हैं कि हमारी अर्थ के बाद एक ओजोन लेयर है, एक लेयर है, वो क्या करती है, वो सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज को वो ज़मीन तक आने से रोकती है, उनको फिल्टर करके फिर वो उनको ज़मीन में भेजती है। अल्ट्रा वायलेट रेज को वो ज़मीन तक डायरेक्ट आने से ये रोकती है। Ozone stop the ultraviolet rays coming from the sun to reach Earth. If ozone is not present in the atmosphere, the high energy ultraviolet rays will become danger for life on Earth. Such high energy rays can cause skin cancer and eye disease. Ozone filters these ultraviolet rays before sending other ray to Earth. ये हम पढ़ चुके हैं। अगर ओजोन लेयर न हो तो सन की जो है डायरेक्ट जो डेंजरस रेज हैं वो ज़मीन तक आ जाएं और फिर ये बहुत ज़्यादा बीमारियों का सबब बनती है, जैसे स्किन कैंसर हो गया और आई डिजीज़, इनसे बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। नेक्स्ट इज़ पोल्यूशन। पोल्यूटेंट्स जो हमने पढ़े थे, हमने 3 बेसिक एलिमेंट्स पढ़े थे ना, रेगुलर गैसेस, वेरिएबल गैसेस और पोल्यूटेंट्स। हम इनको डिस्कस करें तो थर्ड हमारे पास आ जाता है पोल्यूटेंट्स यानी पोल्यूशंस। एयर में हमने पढ़ा था कि डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, इसमें स्मोक भी होती है और इसमें फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, ये सारी चीज़ें जब हवा में मिल जाती है तो हमारी एटमॉस्फेयर को, हमारी एयर को, हमारी एटमॉस्फेयर को क्या कर देती हैं, वो पोल्यूट कर देती हैं। एयर कंटेन्स पोल्यूशन, minute particles are suspended in air. These smoke from factories and vehicles contain huge amount of carbon dioxide, sulfur and carbon dioxide. During burning, the smoke particles enter in air in the form of pollution. भी हम पढ़ चुके हैं। during burning process smoke particles जो एयर में चले जाते हैं वो भी हमारी हवा को क्या करते हैं, पोल्यूट कर देते हैं। इंडस्ट्रियल एरियाज या इंडस्ट्रियल सिटीज़ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है, क्योंकि वहाँ की एयर में, इंडस्ट्रियल एरियाज़ की एयर में बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं और ऐसी केमिकल वाली एयर में सांस लेने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं, जैसे थ्रोट प्रॉब्लम्स आ जाता है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब ये सारी गैसेस जब हमारी एयर में चली जाती हैं तो उससे हमारी ओजोन लेयर जो होती है वो भी डैमेज, इससे भी अक्सर जो ओजोन लेयर है वो डैमेज हो रही है। और जब ओजोन लेयर डैमेज हो रही है तो इससे ज़मीन का टेम्परेचर जो है, अर्थ का टेम्परेचर जो है वो राइज हो रहा है, वो इंक्रीज़ हो रहा है और सूरज की जो अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं वो ज़मीन तक डायरेक्ट आती हैं। इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स भी हवा में होते हैं, लेकिन डस्ट पार्टिकल की जो क्वांटिटी होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, बल्कि किसी इलाकों में उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, किसी इलाकों में उनकी क्वांटिटी कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वाटर वेपर्स। Water vapor are present in the atmosphere in the form of gas. Among the variable gases, water vapor are very important part of atmosphere. Water vapor not only absorb heat but also help in transferring heat from one place to another. If water vapor are not present in the atmosphere, there will be no cloud and no rain. Water vapor भी atmosphere में present होते हैं, variable gases में शामिल होते हैं। ये वाटर वेपर जो होते हैं किसी इलाके के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। और इसके अलावा जो रेन्स होती हैं, जो बादल होते हैं, जो क्लाउड्स बनते हैं, वो भी किस वजह से बनते हैं, वाटर वेपर्स की वजह से बनते हैं। अगर वाटर वेपर्स नहीं होंगे तो क्लाउड्स नहीं बनेंगे, और अगर क्लाउड्स नहीं बनेंगे तो फिर बारिशें नहीं होंगी। इसके अलावा जो वाटर वेपर्स होते हैं वो हीट ट्रांसफ़र के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, वो हीट को एक जगह से दूसरी जगह भी उसको ट्रांसफ़र करते हैं। वाटर वेपर की जो क्वान्टिटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो जो वाटर वेपर्स होंगे वो भी ज़्यादा होंगे, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो वाटर वेपर्स होंगे, एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स होंगे वो भी कम होंगे। ठीक है, ड्यू टू देयर प्रेजेंस इन एटमॉस्फेयर द इंटेंसिटी ऑफ हीट एंड कोल्डनेस रिमेन मॉडरेट। एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स की वजह से ही जो कोल्डनेस और जो हीट और कोल्डनेस जो होती है उसकी इंटेंसिटी जो होती है वो मॉडरेट रहती है। नेक्स्ट टॉपिक इज द लेयर स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। डिफरेंट लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, वो उनको हम स्टडी करते हैं। पहले हमारे पास जो लेयर होती है वो होती है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, म्यूजोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर जो है ये अर्थ के पास जो सबसे पहली लेयर जो होती है वो ट्रोपोस्फियर होती है, और
ये सारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये इन सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो जितनी भी एक्टिविटीज़ अर्थ पे होती हैं वो सारी ट्रोपोस्फीयर की वजह से ही पॉसिबल है। जो क्लाइमेट चेंज जो होता है, जो बारिशें होती हैं या हेरिंग वगैरह जो होती है, विंड्स चलती हैं, हीट होती है, गर्मी होती है, सर्दी होती है, वो सारी भी किसकी वजह से पॉसिबल होती है? वो सारी भी ट्रोपोस्फीयर की वजह से पॉसिबल होती है। इसके अलावा गैसेज हैं, वाटर वेपर्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो भी ट्रोपोस्फीयर में मौजूद होते हैं, वो भी ट्रोपोस्फीयर में होते हैं। अब ये जो लेयर है ये कहाँ से कहाँ तक होती है? द टेम्परेचर इज़ अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ दिस लेयर इज़ अबाउट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इस लेयर का जो टेम्परेचर होता है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है तकरीबन। और ये जो द टेम्परेचर इन दिस लेयर डिक्रीज विद हाइट, और जो हाइट बढ़ती जाती है इसका जो टेम्परेचर होता है वो भी डिक्रीज होता जाता है विद द पैसेज ऑफ हाइट। जो हाइट कम होती जाती है, जो हाइट जो होती है वो हाइट बढ़ती जाती है, इसका जो टेम्परेचर है वो क्या होता जाता है? कम होता जाता है। एंड इट इज़ प्रेजेंट अबाउट 16 किलोमीटर अबव अर्थ सर्फेस, जो अर्थ सर्फेस से 16 किलोमीटर अबव में होती है ये। नेक्स्ट लेयर इज स्ट्रेटोस्फीयर। ये स्फीयर जो है ये ट्रोपोस्फीयर के बाद आती है। ट्रोपोस्फीयर के बाद वाली लेयर जो होती है वो उसको स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। और इस लेयर में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता जाता है, जो हाइट बढ़ती जाती है इसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है, डिक्रीज होने की वजह इसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है। और इसकी बाउंड्री पे टेम्परेचर जो होता है वो बिल्कुल 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ह्यूज अमाउंट ऑफ ओजोन गैस इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में ओजोन गैसेज जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जो सन रेज को ज़मीन तक विच मेक्स सन रेज फेवरेबल टू इन्वायरमेंट। अबव ट्रोपोस्फेयर दिस लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर बिगेन्स फ्रॉम 16 किलोमीटर एंड एंड्स एट 50 किलोमीटर। और ये जो स्ट्रेटोस्फीयर है ये अर्थ से तकरीबन 16 किलोमीटर अबव ये स्टार्ट हो जाती है और 50 किलोमीटर तक ये रहती है। नेक्स्ट लेयर जो है वो है मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर के बाद होती है और इसमें भी जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होता जाता है हाइट के साथ। जो हाइट बढ़ती है टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। और इस लेयर में गैसेज, अदर गैसेज और जो अदर पार्टिकल्स वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा कम मिकदार में होते हैं, मिनिमम अमाउंट में होते हैं। और ये जो लेयर है ये 50 से 80 किलोमीटर अबव तक रहती है एटमॉस्फेयर में। लास्ट लेयर जो है वो है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर जो है ये मीजोस्फीयर के बाद आती है और ये 80 किलोमीटर से, मीजोस्फीयर कहाँ से कहाँ तक थी? 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक। अब 80 किलोमीटर के बाद जो लेयर बनती है वो थर्मोस्फीयर रहती है और ये एटमॉस्फेयर तक रहती है ये। और इस पोर्शन में क्या होता है? इस लेयर में क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज होता है, हाइट के साथ टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है और 350 किलोमीटर हाइट पे पहुंच के जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है मैं आपको प्रिसाइजली इसका बता दूं। जो वेदर जो होता है वो डेली बेसिस पे चेंज होता रहता है। जैसे रेनी वेदर है, सनी डे है या विंडी वेदर है। तो जो डेली बेसिस पे जो वेदर जो चेंज होता रहता है, डेली बेसिस पे जो इन्वायरमेंट में जो चेंजिंग्स आती हैं उसको वेदर कहते हैं। और क्लाइमेट में जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो होती हैं वो लॉन्ग टाइम तक सेम रहती हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशंस मैं आपको बता दूं। The only difference between weather and climate is that weather is the atmospheric condition of some place at particular time। ठीक है, डेली बेसिस पे यानी कि जो चेंज होता रहता है, वेदर में जो चेंज आता है उसको क्लाइमेट कहते हैं। जबकि क्लाइमेट इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ पर्टिकुलर प्लेस ड्यूरिंग अ लॉन्ग टाइम। जबकि क्लाइमेट क्या होता है? एटमॉस्फेरिक कंडीशन में जो चेंजिंग्स आती हैं वो लॉन्ग टाइम तक जो रहती है उसको हम क्या कहते हैं? क्लाइमेट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है क्लाइमेट चेंज ओवर द अर्थ सर्फेस। The atmosphere of Earth changes due to the activities of human beings. Human makes road building and dams etc. to fulfill their needs. In 2009, the international conference, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो डेनमार्क में हुई थी, उसमें इस इशू को, क्लाइमेट चेंजिंग के इशू को उठाया गया था। इसमें उन्होंने डिसाइड किया था, उन्होंने ये डिसाइड किया था, मेनी डिसीजन वर टेकन इन दिस कॉन्फ्रेंस टू रिड्यूस द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कंट्रोल द ट्रेंड ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन अर्थ। अर्थ का टेम्परेचर किस वजह से चेंज हो रहा है? ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से चेंज हो रहा है। जो ह्यूमन पॉपुलेशन
जब बढ़ती है तो ज़ाहिर है जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो उन्हें ज़्यादा एरिया चाहिए होता है रेजिडेंट्स के लिए, फिर ज़्यादा फैक्ट्रीज लगाने के लिए, ज़्यादा रोड्स उन्हें चाहिए होती हैं। तो वो फॉरेस्ट को वो क्या करते हैं, वो क्लीन करना शुरू कर देते हैं। जब फॉरेस्ट को क्लीन करते हैं तो किसी एरिया का जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। 2009 में डेनमार्क में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी क्लाइमेट चेंजिंग्स के हवाले से। उन्होंने बहुत सारे डिसीजंस लिए थे। एक डिसीजन ये था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो अर्थ टेम्परेचर को के इंक्रीज़ करने में जो अर्थ टेम्परेचर को इंक्रीज़ करती है उसके रिड्यूस करने के हवाले से उन्होंने कुछ डिसीजंस लिए थे। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। स्पेसिफिक अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड की जो होती है वो लाइफ की सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन अगर उस स्पेसिफिक अमाउंट तक ये इंक्रीज़ करना शुरू कर देती है तो ये ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एटमॉस्फेयर में किस वजह से इंक्रीज़ हो रही है, गैसेस जैसे यहाँ पे मेंशन है, इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन अदर डेंजरस गैसेज इन एटमॉस्फेयर आर ड्यू टू स्मोक रिलीज ड्यूरिंग द यूज ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैसेज। जब ये नेचुरल गैसेज, ऑयल या कोल जब ये बर्न करती हैं तो उनकी जो स्मोक होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो हमारी एयर में चली जाती है और हमारे अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो क्या करती है, हीट जो अर्थ से जो हीट आ रही होती है उसको भी ये एब्जॉर्ब कर लेती है। जब इसको जो अर्थ से आने वाली जो हीट होती है जब उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, इसकी वजह से भी जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है इससे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ ओजोन लेयर, मीन इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ओजोन लेयर क्या है। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है, ये एक फिल्टर्ड लेयर है जो सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को ज़मीन तक डायरेक्ट आने से रोकती है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। वन ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैस इज ओजोन। ओजोन इज produced and destroyed naturally. It is present in the upper portion of atmosphere. It absorbs ultraviolet rays and send other sun rays to earth after filtration. ये मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अभी एक रिसेंटली रिसर्च हुई है जिसमें ये पता चला है कि कोविड में चूँकि एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, हर तरह की एक्टिविटीज़ चूँकि बंद थी, तो इससे जो ओजोन लेयर जो डैमेज हो गई थी वो आहिस्ता आहिस्ता से दोबारा से कंस्ट्रक्ट, खुद ही दोबारा से वो बिल्ड होना शुरू हो गई है। वो दोबारा से नेचुरली वो दोबारा से प्रोड्यूस होना शुरू हो गई है। और कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 37% जो ओजोन लेयर जो वहाँ डैमेज हो गई थी वो दोबारा से प्रोड्यूस हो गई है। तो ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं ये ओजोन लेयर को डैमेज करने का सबसे बड़ा सबब है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि काजेज ऑफ ओजोन डिप्लेशन के कौन कौन से रीजन हैं जिसकी वजह से जो ओजोन लेयर है वो डैमेज हो रही है। The information gathered from satellite help us to studying ozone gas. This layer of ozone has become thin at different places. One of the main reason for reduction and destruction of ozone gas is CFC gas, chlorofluorocarbon, which mixture of chlorofluorocarbon. It contains fluorine and carbon atoms. This mixture enters the atmosphere and breaks the ozone gas. Human activities are also destroying ozone gas. CFC is used to keep refrigerator cool, and in different sprays CFC is released from such instrument and destroy ozone. ठीक है, तो ये सारी रीजन हैं जो ओजोन लेयर को डैमेज कर रही हैं। तो वो कौन सी वो चीज़ें, वो कौन सी गैसेज हैं जो ओजोन लेयर को डैमेज कर रही हैं। एक तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की एक गैस है जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स में होती है, जो एयर कंडीशनर्स में होती है, जो डिफरेंट स्प्रेज में होते हैं, जो पेस्टिसाइड स्प्रेज जो होते हैं या अक्सर घरों में जो स्प्रेज किए जाते हैं उनमें भी CFC प्रेजेंट होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स प्रेजेंट होता है जो ओजोन लेयर को बहुत बैडली उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं मेजर टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ ओजोन डिप्लेशन। वो कौन से मेजर हैं, वो कौन से सेफ्टी मेजर्स हैं जो ओजोन लेयर को डैमेज होने से बचाने के लिए लिए गए हैं या लिए जाने चाहिए। The last few or different countries have taken good steps for the reduction of CFC, and there are better research. The information about Earth that was collected from National Aeronautic and Space Administration and other sources shows that the depletion in ozone gas has slowed. एक रिसर्च की है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने कि जो ओजोन लेयर जो बहुत बुरी तरह से डैमेज हो रही थी वो अब वो स्लो हो गई है। उसकी मेन रीज़न क्या है, मेन रीज़न ये है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC पे जो उसका इस्तेमाल जो वो डिक्रीज हो गया था या फिर उसको कम्प्लीटली बैन कर दिया गया था। ये रीज़न है उसके जो डैमेज हो रही थी उसको अब जो कि स्लो हो गई है, तो इसकी मेन रीज़न है। Now other gases are used in place of CFC. For example,
hydrofluorocarbons gas is used, which is a mixture of carbon, hydrogen, chlorine and fluorine gas. This gas is less injurious and as compared to CFC. Let us to be hope that we will save ozone layer till the middle of this century. ठीक है, आप CFC की जगह पे एक नई गैस को यूज़ कर रहे हैं, वो क्या है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये किसका मिक्सचर है, कार्बन का, हाइड्रोजन का, क्लोरीन का और फ्लोरीन गैस का ये मिक्सचर है. अब ये CFC की जगह पे यूज़ होती है, और ये CFC से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो ये कम हार्मफुल है. ठीक है, ये हमारा जो टॉपिक ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया. आपने इसकी अच्छी से रीडिंग करनी है, और जितने भी पॉसिबल MCQs बनते हैं वो आपने अपनी स्कूल की नोटबुक के ऊपर बना लेने हैं. ठीक है, एक्सरसाइज किस तरफ आते हैं. एक्सरसाइज के जो MCQs क्वेश्चन जो हैं, या फिर ये ट्रू फॉल्स MCQs क्वेश्चन जो हैं, ये आप लोगों ने खुद से करने हैं. अब हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एटमॉस्फेयर. इसका हम यहीं से इसका आंसर देखते हैं. एटमॉस्फेयर अगर जहाँ पे हमारा एटमॉस्फेयर का टॉपिक था, जहाँ पे इसका आंसर बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिखा हुआ है. मैं आपको ये डिक्टेट कर रही हूँ, आप इसमें इसका आंसर अभी लिख लेना है. ठीक है, एटमॉस्फेयर क्या है. देयर इज एन एनवेलप ऑफ डिफरेंट गैसेज, वाटर वेपर इन डस्ट पार्टिकल्स विच सराउंड्स ओवर अर्थ. इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ अगेन. देयर इज एन एनवेलप ऑफ डिफरेंट गैसेज, वाटर वेपर्स इन डस्ट पार्टिकल्स विच सराउंड्स ओवर अर्थ. इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. ठीक है, एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन हो गई. सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट. इसका आंसर हम यहीं बुक से देखेंगे. हमारे पास जो अर्थ क्लाइमेट एंड वेदर वाला टॉपिक जो था वहाँ से, इसमें अगर आप थर्ड लास्ट लाइन में आ जाएं तो यहाँ इसका आंसर है द ओनली डिफरेंस. ओनली को आप कट कर दें. द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट इज दैट वेदर इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ सम प्लेस at particular time period, while climate is the atmospheric condition of particular place during a long time. ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मैं आपको बता चुकी हूँ, और क्वेश्चन नंबर रिमेनिंग क्वेश्चन जो हैं 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, और डिटेल आंसर क्वेश्चन जो हैं इसके आपको नोट्स स्कूल एडमिन ऑफिस से आपको अवेलेबल होंगे. तो स्टूडेंट्स, वी हैव डन आवर वर्क फॉर टुडे. अब आपने क्या करना है, इसकी आपने थॉरो रीडिंग करनी है. MCQs ऑल पॉसिबल MCQs बना लेने हैं, और जितना काम आज हमने किया आपने उसको लर्न करना है. ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.